96% ऑफ स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो गई थी उस समय। MIT की जो रिसर्च है वो कहती है 251.9 मिलियन ईयर्स। मत्स्य पुराण और भागवत पुराण इसके मुताबिक 251.152 मिलियन ईयर्स अगो, यानी ये सिर्फ 0.3% का वेरिएंस है। लेकिन एक चीज मैच नहीं होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब भागवत पुराण में लिखा गया हो आज से 5000 साल पहले। तो पुराण में जितनी भी डेट्स दी गई हैं उनमें से एक भी डेट ऐसी नहीं है जिसको वो साइंटिफिक बैकअप ना हो। इसी ग्रेट एक्सटिंक्शन की हम बात करते हैं, इसके स्टेजेस क्या बताए गए हैं वो एक बार समझ लेते। इस प्रलय के अंदर 8 स्टेजेस होंगे। विष्णु जी बता रहे हैं राजा सत्यव्रत को कि अब क्या क्या होने वाला है अगले आने वाले समय में। कि वर्ल्ड ड्रॉट होगा, दे विल हैव हार्ड टाइम फाइंडिंग फूड। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर उसमें बता रहे हैं कि लेकिन अभी रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक गैलेक्सी को आइडेंटिफाई करा जो 250 मिलियन ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग और एक कॉम्प्लेक्स स्टेट में एग्जिस्ट करती थी। कि बहुत ही चौंकाया इस बात में दुनिया भर में सारे साइंटिस्ट। अगर हम भगवत पुराण के हिसाब से देखें तो बिग बैंग के बारे में क्या बात करी जाती है। 1930s में हबल ने अपना टेलीस्कोप लॉन्च किया। उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि डेफिनेटली यूनिवर्स हैड अ स्टार्टिंग पॉइंट। तब आइंस्टाइन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने माफी मांगी। ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशंस रिलीज करी तो उसने एक फैक्टर थोड़ा चेंज कर दिया। तो हमारा जो ये यूनिवर्स है, साइंटिस्ट की डेट है 13.801 बिलियन ईयर्स। भागवत पुराण के मुताबिक उसकी डेट है 13.819। डिफरेंस जो है वो mere 0.03% का है। आज से 200 साल पहले अगर किसी ने ये नंबर पढ़े होते तो उनको भी विश्वास करने में बड़ा डाउट होता। लास्ट 20 सालों में रिसर्च ऐसी जगह पहुंची है कि हम भागवत पुराण के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इनको हम साइंस से मैच कर पा रहे हैं। मैं आज बहुत चैलेंज करूंगा आपको साइंस की तरफ से, ताकि हम ये व्यूअर्स के लिए एस्टैब्लिश कर पाएं कि जो भी आप भागवत पुराण में आपकी रिसर्च कहती है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ था, वो साइंस भी उसी को बैक कर रही है। ठीक है, हम तैयार हैं। दोस्तों हमने बहुत बार ये डिस्कस करा है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ और ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब भागवत पुराण में लिखा गया हो आज से 5000 साल पहले। एंशिएंट इंडिया में क्या ये नॉलेज ऑलरेडी बिल्ट इन हो सकती है, कहाँ से एक्वायर हुई होगी वो नॉलेज, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम बहुत ही विचित्र सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स एक रेंडर्ड रियलिटी है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये हम सबके आसपास जो रियलिटी चल रही है ये मात्र एक प्रोजेक्शन है। क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य अपने लाइफ के किस फेज में है और कहाँ जाकर खत्म हो, वो नॉलेज एंशिएंट इंडिया में हमारे भागवत पुराण में ऑलरेडी लिखी हुई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट जब ये कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स साइक्लिक है, ये बात हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, व्यास मुनि, इन सब लोगों को पहले से ही पता हो और उन्होंने इसको भागवत पुराण में लिखा हुआ हो। इस टॉपिक पे रिसर्च करिए। सिद्धार्थ ने जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में फुल स्कॉलरशिप पे PhD कर रहे थे वो, जब उन्होंने पहली बार भागवत पुराण उनके लाइफ में आई और कहीं ना कहीं उनके लाइफ की डायरेक्शन बदल गई। लेकिन इस पूरी उनकी जो लाइफ की जर्नी थी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्हें तैयार कर रही थी एक साइंस बैकग्राउंड की नॉलेज एक्वायर करने के लिए और उसके बाद भागवत पुराण की नॉलेज एक्वायर करने के लिए और फिर ये देखने के लिए और ये रिसर्च करने के लिए कि इन दोनों में क्या पैरेलल है। आज सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं आज बहुत चैलेंज करूंगा आपको साइंस की तरफ से, ताकि हम ये सही व्यूअर्स के लिए एस्टैब्लिश कर पाएं कि जो भी आप भागवत पुराण में आपकी रिसर्च कहती है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ था, वो साइंस भी उसी को बैक कर रही है, सेकंड कर रही है, और ये चीज़ हमारे व्यूअर्स भी समझ पाएं। और हम बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी देखेंगे कि क्या वो सही में वही बात, वही प्रिंसिपल और वही लॉजिक दे रहे हैं जो भागवत पुराण में है। ठीक है, हम तैयार हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसी महाप्रलय से, हाँ जी। जो MIT के साइंटिस्ट ने भी कंफर्म करा कि 25 करोड़ साल पहले अर्थ पे हुई थी, और जो आपने अपनी बुक में ये क्लेम करा है कि मत्स्य पुराण चैप्टर में उसके बारे में लिखा गया।
इसको हम आज एक साइंटिफिक एंगल से भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो डिस्क्रिप्शन मैच करते हैं जो MIT की रिसर्च बता रही है और जो मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। हाँ जी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द ग्रेट डाइंग, हमारा जो पहला चैप्टर है, जो अर्थ पे 96% ऑफ स्पीशीज जितनी अर्थ पे होती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी उस समय। क्या हुआ था उस समय भगवत पुराण के हिसाब से, और फिर हम MIT की रिसर्च पे चलते हैं। श्योर। तो भागवत पुराण और मत्स्य पुराण दोनों ही एक महापुराण के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। टोटल 18 महापुराण हैं, उसमें से जो भागवत पुराण है उसको कहते हैं एम्परर ऑफ ऑल द पुराण, वो सभी पुराणों का राजा है भागवत महापुराण। तो भागवत पुराण महापुराण में कहा गया है कि आज से मतलब जो समय है, समय को पुराणों में बांटा गया है इन फॉर्म ऑफ मनवंतर एंड कल्पस। तो अभी हम 7वें मनवंतर में हैं और 6ठे मनवंतर के एंड पर कहा गया है कि मत्स्य अवतार लीला हुई थी। तो मत्स्य अवतार लीला कैसे हुई थी कि एक किंग थे और वो जो किंग थे सत्यव्रत, वो तपस्या कर रहे थे क्योंकि उनको हृदय में ये फीलिंग हो रही थी, उनको ये उनको ऐसे अंदेशा लग रहा था कि कुछ बुरी चीज़ होने वाली है। तो उनकी मेडिटेशन के समय में उनको एक मछली की आवाज़ आई। तो मछली ने कहा कि मुझे आप शरण दीजिए। तो जो राजा थे उन्होंने मछली को उठाया और मछली को अपने घर ले गए और छोटे से वास में रख दिया। अगले दिन मछली का जो आकार है बड़ा हो गया। तो मछली ने कहा ये जो आपने मेरे को छोटा सा एक्वेरियम दिया था ये तो छोटा पड़ गया, मेरे को कोई बड़ी जगह छोड़िए। तो राजा ने उस मछली को उठाया और एक कुएं में डाल दिया। अगले दिन कुएं में भी वो बहुत बड़ी हो गई। तो फिर उन्होंने कुएं से उठाया और नदी में डाल दिया, नदी में भी बड़ी हो गई। तो उन्होंने नदी से उठा के एक समुद्र में डाल दिया। अब तक राजा को ये समझ आ गया था कि ये जो मछली है ये कोई नॉर्मल मछली नहीं है, ये कोई स्पेशल है, डिवाइन। और तब तक वो भगवान की इतनी पूजा करते थे कि उनके हृदय में ये इच्छा अपने आप ही उत्पन्न हो गई थी। इनको ये अंदेशा लग गया था कि हो ना हो ये मेरे भगवान ही हैं। तो उन्होंने उनको प्रार्थना करी कि आप बताएं, मुझे लग रहा है कि आप मेरे भगवान हैं जो मेरे साथ ये खेल खेल रहे हैं, आप ऐसे क्यों आए हैं। तो उस मत्स्य अवतार भगवान विष्णु अवतार ने कहा कि आपने सही पहचाना, मैं परम भगवान हूँ और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इस मनवंतर का समय समाप्त होने वाला है और इसके एंड पे एक प्रलय होगी। क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक हर मनवंतर के एंड पे एक प्रलय होती है। प्रलय का अर्थ है मैस एक्सटिंक्शन, मैस डेवस्टेशन, जैसे कि आपने बताया। तो प्रलय आने वाली है, उस प्रलय से बचने के लिए मैं आपको एक रास्ता बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ही अगले मनवंतर में अगले मनवंतर में आप ही मनु बने। तो हर मनवंतर में एक मनु होते हैं और मनु रिप्लेस हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है क्योंकि आप बड़े ही धार्मिक राजा हैं, मैं चाहता हूं कि अगले मनवंतर में आप मनु बने। तो आप क्या करिए, आप एक किश्ती तैयार करिए और उसमें जो आपके सबसे प्रमुख साधु संत महात्मा हैं उनको इकट्ठा करिए, और जब प्रलय होगी तब मैं आऊँगा मछली के रूप में, आप तब मुझे पकड़ लेना और मैं आपको इस प्रलय के थ्रू में बचा कर रखूंगा ताकि अगले मनवंतर में आप जो है मनु बन सकें, वैवस्वत मनु, जिसकी बात जो है हमें भगवत गीता में भी आती है, उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो जब ऐसी बात हुई तो अब ये जो इवेंट है ये भागवत पुराण में भी दिया गया है और मत्स्य पुराण में भी दिया गया है। भागवत पुराण में थोड़ी कम शब्दों में दिया गया है, मत्स्य पुराण में थोड़ी ज्यादा शब्दों में, ज्यादा डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो तिथि है वो सेम दी गई है। तिथि कैसे क्या दी गई है कि पिछले मनवंतर के लास्ट चतुर्युग में के सतयुग में ये प्रलय हुई थी। और उसमें यह भी कहा गया है कि 1 मिलियन ईयर्स के लिए राजा ने तपस्या करी थी, 1 to 2 मिलियन ईयर्स। तो जब उस डेट को ऐड करते हैं तो हमारे पास डेट आती है कि 251.152 मिलियन ईयर्स अगो ये प्रलय हुई थी, एज पर मत्स्य पुराण और भागवत पुराण इसके मुताबिक। और MIT की जो रिसर्च है वो कहती है 251.9 मिलियन ईयर्स। हाँ जी। यानी ये सिर्फ 0.3% का वेरिएंस है। व्यूअर्स के लिए मैं एक बार दिखा दूं कि जो ये टाइमलाइन 251.9 मिलियन ईयर्स का आपने बताया है MIT का, ये MIT के वेबसाइट पे हैं हम। और यहाँ पर अगर हम देखें कि एन एक्सटिंक्शन विदाउट वार्निंग, जो पेपर ये 18 सितंबर 2018 को पब्लिश हुआ है, ये बात करता है इस मास एक्सटिंक्शन की विच टुक प्लेस 251.9 मिलियन ईयर्स अगो। हाँ जी। एंड इसके हिसाब से 96% ऑफ प्लैनेट्स मरीन स्पीशीज, हाँ जी, एंड 70% ऑफ इट्स टेरेस्ट्रियल लाइफ गॉट
एक्सटिंक्ट। हाँ जी, हाँ जी। सो ये यहाँ से आपकी बात मैच होती है कि भगवत पुराण में जो टाइमलाइन है, जो कन्वर्टेड टाइमलाइन आपने मनवंतर के हिसाब से कन्वर्ट करके बताया, और जो ये टाइमलाइन है वो मैच हो जाती है। राइट राइट। और उसमें एक और पॉइंट भी मैच होता है, जिससे इसमें कहा गया है कि 96% मरीन स्पीसीज, 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ खत्म हो गई थी, हाँ। है ना। तो भागवत पुराण में ये कहा गया है कि हर मनवंतर के एंड पर एक प्रलय होती है, परंतु हमारे जो टीकाकार हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के दिन में जो अब तक 6 प्रलय हुई हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा डिजास्ट्रस मैस एक्सटिंक्शन था। वो कहते हैं कि ये प्रलय इससे पहले की प्रलय इतनी तगड़ी नहीं थी जितनी कि ये प्रलय थी। तो उनके मुताबिक ये जो प्रलय है, ये ब्रह्मा जी के दिन में सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रलय थी। और मॉडर्न साइंस के मुताबिक भी जितनी भी मास एक्सटिंक्शंस हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तीव्र, सबसे ज़्यादा इंटेंस और ग्रेटेस्ट वाज एन परमीन मास एक्सटिंक्शन। तो इस चीज़ पे भी दोनों चीज़ें मिलती हैं कि दोनों के मुताबिक, मॉडर्न साइंस के मुताबिक भी और भागवत पुराण के मुताबिक भी, ये प्रलय जो थी ये अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रलय थी। तो अब एक चीज़ है जो मैच नहीं करती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस प्रलय में क्या हुआ था हम उसमें भी जाएंगे, और उसमें मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है और भगवत पुराण क्या कह रहा है वो भी समझेंगे। लेकिन एक चीज़ मैच नहीं होती है कि अगर हम ये देखें कि सबसे पुराना एस्टिमेट भी लें कि ह्यूमंस कब धरती पे आए थे, राइट। तो एक ये सोर्स मुझे मिलता है जो कि 8 मिलियन ईयर्स की बात करता है। लेकिन ज्यादातर जो मॉडर्न साइंस का ज्यादातर जो तबका है वो 2 लाख से 3 लाख या मैक्सिमम 5 लाख साल की बात करता है। राइट राइट। अभी रिसेंटली कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो 8 लाख साल पहले की बात करते हैं। उसके अलावा उससे पहले निएंडरथल्स और दूसरे जो स्पीशीज थे उनकी भी शुरुआत अगर देखें तो वो भी 25 मिलियन साल पहले तक तो कुछ भी नहीं जाता है। हाँ जी। 8 मिलियन साल पहले तक ये जाता है कि वानर के रूप में जो है ह्यूमंस या एक प्रिमिटिव ह्यूमन की फॉर्म एग्जिस्ट करती थी, ये हम बोल सकते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि राजा की बात आ गई ना। हाँ तो जी, पूछना पड़ा। हाँ जी, क्योंकि सिर्फ राजा नहीं थे। हाँ। सिर्फ ऐसे मतलब आप जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, हाँ। जो ये इसमें इंसान की शक्ल दिखाई गई है, ये कोई इंसान थोड़ी है। मतलब हाँ। हम बात करें राजा की, जो कि राजा के साथ उसके घोड़े भी होंगे, उसके रथ भी होंगे, पूरी नगरी भी है, तो वो सब कहाँ गए? और उनका हमें अभी तक कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं मिला? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उसका उत्तर ये है कि जो भागवत पुराण है और जो मत्स्य पुराण है, ये एक ऐसे जगत की बात कर रहे हैं जिसका हमें पूरी तरह से तजुर्बा नहीं है। तो भागवत पुराण में कहा गया है जो हम जिस जगह पर रहते हैं उसको कहते हैं भूलोका, और जो भूगोल जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं और जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो है उसका 3 डायमेंशनल पोर्शन है। तो जो भूलोक है वो एक हायर डायमेंशनल फीचर है, एक हायर डायमेंशनल प्लेन है जिसका डायमीटर 6 बिलियन योजनाज है। वेराज जो भूगोल है वो तो सिर्फ 120,000 किलोमीटर्स एट द मोस्ट। हमारा जो भागवत पुराण है वो जो टिप्पणी कर रहा है, जो हमें जिस जगत के बारे में बता रहा है, वो एक हायर डायमेंशनल स्पेस फीचर है और उसका हमें सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन ही एक्सेस कर पाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं भागवत पुराण के बारे में, उन सब में जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स का टेम्पोरली हमें यहाँ पे सेम इवेंट मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स हमें उसका एक स्मॉल पोर्शन ही मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए भागवत पुराण में कहा गया है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो 120,000 किलोमीटर टॉल है, 120,000 किलोमीटर लंबा है। अब सोच के देखिए कि ये जो साधु महात्मा हैं जो इसको पढ़ते हैं और उससे कमेंट्री करते हैं, कोई एक सबसे ज़्यादा सिंपल व्यक्ति भी जब किसी पर्वत को देखता है तो देख के बता सकता है कि ये जो पर्वत है ये 100 किलोमीटर लंबा है या 1000 या 120,000। हाँ। इसमें फ़र्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। है तो फिर कैसे कोई साधु महात्मा ऐसे कैसे मान लेंगे कि जो हिमालय है वो 120,000 किलोमीटर लंबा है, जबकि हम जानते हैं कि हिमालय की लेंथ कितनी है, 8 किलोमीटर्स, एट मोस्ट यू कैन से 12 किलोमीटर्स। तो फ़र्क बहुत बड़ा है। तो जब हम ऐसे तथ्यों को देखते हैं जो कि शास्त्रों में लिखा गया है कि हिमालय की जो हाइट है वो 120,000 किलोमीटर टॉल है, और जो हम देखते हैं अपने आंखों से वो सिर्फ 12 किलोमीटर टॉल है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है
कि हमारे जो आचार्य हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो हमें झूठ बता रहे हैं और इसे मनगढ़ंत बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें जो बता रहे हैं वो बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत समय लगाना पड़ेगा। तो हिमालय की लेकिन अगर हम लेंथ देखें, हाइट देखें, तो माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो 8.8 किलोमीटर्स बताई गई, बस मैक्सिमम। तो पर आपने बात करी कि एक हायर डायमेंशनल वर्ल्ड है हमारी अर्थ के चारों तरफ, उसके बारे में मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलता है, इसको हम एक लास्ट में सेक्शन करेंगे, थिंग्स दैट मॉडर्न फिजिक्स डज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड। राइट। उसके अंदर हम इसमें कवर करेंगे इस टॉपिक को और ऐसे कई सारे टॉपिक्स को। राइट। पर इस पे एक लाइन पे अभी के लिए व्यूअर्स को अगर एक कंक्लूजन देना है तो आप क्या दोगे? मैं एक एग्जांपल से कंक्लूजन दूंगा। जैसे कि मैं इस घर पे हम इंटरव्यू के लिए आया, ठीक है ना, इस घर का एड्रेस है समथिंग XYZ स्ट्रीट, ठीक है, बट अगर मैं इस घर पे आऊं और ग्राउंड फ्लोर पे जाऊं, वहां पे मैं आपसे मिलना चाहूं, नहीं मिल सकता, मुझे यहाँ पे 3rd फ्लोर पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर को ढूंढूंगा तो नहीं मिल पाऊंगा। तो जो हाइट है वो एक डायमेंशन है। अगर हम हाइट की डायमेंशन को भूल जाते हैं तो मैं कभी आपको मिल नहीं पाऊंगा। इसी तरीके से जैसे कि माउंट हिमालयन पर्वत है, अगर हम उसको सिर्फ अपनी 3 डायमेंशन से देखेंगे तो उसको सिर्फ हम 12 किलोमीटर देख पाएंगे। पर अगर हमारी आंखें और हमारा जो देखने का तरीका है, अगर वो एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, बड़ा ही सटल बन जाए, देन वी कैन सी समथिंग लार्जर। तो इसी कारण से जो उस समय की पुरानी सभ्यता थी, जो 251 मिलियन ईयर्स अगो जो राजा रहते थे, वो एक भूमंडल पे रहते थे, जबकि हमें सिर्फ एक्सपीरियंस है भूगोल का। तो इसलिए हमारे पास उन सब का प्रमाण नहीं है, एक्सेस नहीं है। पर जो हमारे साधु महात्मा हैं, उन्होंने शास्त्रों में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है कि हम कैसे अपने आप को ऐसे प्रगति कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, दैट वी कैन डेवलप एक विजन जिसके थ्रू वी कैन सी दैट वर्ल्ड आल्सो। तो वो दुनिया देखने के लिए हमें जो है एक लेवल का कॉन्शियसनेस अपना बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी। तो इस चीज को हम अभी के लिए पार्क करते हैं, पर हम साइंस पे इसको हार्ड टेस्ट करेंगे। हाँ जी, ठीक। तो अभी के लिए हम आपको एक गली दे देते हैं इसको पार्क करने के लिए, पर वापस आएंगे यहाँ पर। श्योर। दूसरा इसी जो ये ग्रेट एक्सटिंक्शन की हम बात करते हैं, इसके स्टेजेस क्या बताए गए हैं वो एक बार समझ लेते हैं। कि मत्स्य पुराण में बताया गया है कि इस प्रलय के अंदर 8 स्टेजेस होंगे। विष्णु जी बता रहे हैं राजा सत्यव्रत को कि अब क्या क्या होने वाला है अगले आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ही जल्दी प्रलय आने वाली है, क्योंकि चक्षुषम नमंतर का अंत होने वाला है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है बहुत ही भयंकर सूखा पड़ेगा और संसाधनों की कमी होगी। मॉडर्न साइंस में भी बेंटन जो है उन्होंने रिसर्च करी है और उन्होंने इस टॉपिक को एक मैप बनाया है, जो कि हमने पेपर में आप शेयर कर सकते हैं। उसमें दिखाया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्रॉट। वो कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड ड्रॉट होगा एंड उसकी वजह से फैमिन होगा। मतलब देयर विल बी जो जानवर होंगे, जो वहाँ पे जो जीवित जो भी चाहे मरीन चाहे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे, दे विल हैव हार्ड टाइम फाइंडिंग फूड। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर उसमें बता रहे हैं कि बहुत ही तेज सोलर रेडिएशन होगा, जिसके कारण जो छोटे छोटे जीव हैं उनका भी नाश हो जाएगा। तो ये जानना कोई बहुत आसान बात नहीं होती कि जो कोई भी मास एक्सटिंक्शन है वो उसके क्या क्या फैक्टर रहे होंगे। बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो रिसर्चर्स हैं ये एक ही सेम लेवल पे अर्थ के पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करते हैं, डिग करते हैं, एट द सेम हाइट दे फाइंड, ढूंढते हैं कि इस समय क्या हुआ था, और फिर उस समय वो थोड़े थोड़े रिमेन्स मिलते हैं, उसे चेक करते हैं, अच्छा कि ये सब जो जीव हैं इन सबकी हत्या, इन सबकी मृत्यु इस कारण से हुई थी। तो उसमें एक फैक्टर ये भी है सोलर रेडिएशन, यूवी सोलर रेडिएशन। तो उन्होंने ये ढूंढा था बेंटन टीम ने। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम विच इज जो ये डायग्राम जो है पेपर में भी एक्सप्लेन किया गया है, कि 3rd वर्स के मुताबिक देयर विल बी अ ड्रॉट, देयर विल बी अ फैमिन देयर, ठीक है, देयर विल बी अ लॉस, उसकी वजह से संसाधनों की कमी हो जाएगी और बहुत सारे जीव उसके कारण मरेंगे, ठीक है। देन 4th श्लोक में कहा गया है कि बहुत तगड़ा, बहुत तीव्र सोलर रेडिएशन होगा, जिससे कि छोटे छोटे जीव जो हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। वर्स नंबर 5 में बताया गया है कि दिल बी कि वोल्केनिक इरप्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे विश्व में एक आग लग जाएगी। तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि देयर वाज अ बिग साइबेरियन लिप क्या होता है कि ज्वालामुखी फटा नहीं था, बट ज्वालामुखी की जो ज्वाला है वो निकल रही थी पर्वतों से, जिसकी वजह से पूरे ही आसपास के इलाकों में जितने भी पेड़ थे, जितने भी टेरेस्ट्रियल जीव थे,
देयर वाज अ बिग फायर हम्म एंड दैट रैन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के लिए फायर थी। फिर आगे बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि बहुत सालों तक, मिलियन ईयर्स तक एक ज्वालामुखी की जो ज्वाला है, लावा निकल रहा है, तो क्या होगा सोच के देखिए। उसके साथ तो यानी ये हमारे शास्त्र भी ये मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग साइक्लिकल है, हाँ इसमें जी। ह्यूमंस कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी। उसके कारण फिर आगे और क्या होगा कि इस तापमान के कारण और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बिकॉज बहुत सारे फ्यूम्स आ रहे हैं, तो जितनी रेन्स हैं वो एसिडिक बन जाएंगी। तो एसिडिक रेन से क्या होगा कि अभी तक तो क्या था, जितने भी जानवर सतह के ऊपर थे उनको दिक्कत हो रही थी, पर अगर एसिडिक रेन होगी तो उससे क्या होगा, जो वाटर है वो भी पॉइजनस बन जाएगा। बिकॉज नॉट ओनली जो लावा है वो भी पानी में जा रहा है, उससे भी वाटर पॉइजनस बन रहा है, पर अब एसिडिक रेन भी हो रही है तो उससे वाटर और पॉइजनस बन रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ वेरी सिवियर मैरीन एक्सटिंक्शन। एंड फाइनली देयर विल बी ऑल्सो टोरेंशियल एसिडिक रेनफॉल, जो कि शास्त्र में कहा गया है। अनॉक्सिक ओशंस का मतलब है कि जो ओशंस का पानी है दैट विल बिकम जहरीला, पॉइजनस बन जाएगा, बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन्स एंड लावा एंटरिंग इनटू इट। हाँ जी। सो दीज आर द फैक्ट, ये फैक्टर्स जो हैं ये कहे गए हैं मत्स्य अवतार, मतलब मत्स्य पुराण के अंदर, एंड दिस इज सेम थिंग। एंड फाइनल चीज, सबसे वन लास्ट थिंग कि इसमें बताया गया है कि ये प्रलय कब तक चलेगी। तो शास्त्रों के मुताबिक प्रलय जो है वो हमेशा खत्म होती है मनवंतर के शुरू तक। ठीक है, तो ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ढूंढना साइंटिस्ट के मुताबिक कि जो ये मास एक्सटिंक्शन है ये खत्म कब हुई। तो उनके मुताबिक 241 मिलियन ईयर्स अगो ये प्रलय खत्म हुई, यानी 10 मिलियन साल तक। हाँ जी, ये प्रलय चली। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ साल तक ये 8-9 जो प्रोसेस हैं ये चले एक एक करके। हाँ जी, हाँ जी। और तब लाइफ खत्म हुई। तब उसके बाद एक राहत मिली लोगों को, और उसके बाद जो ये मास एक्सटिंक्शन का पीरियड है खत्म हुआ। हाँ, और फिर नई शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी हुई। हाँ जी, हाँ जी। अब इसी को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो बेंटिन मॉडल है जो 2018 का हमने देखा है, इसमें लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं साइबेरियन वॉल्केनिक इरप्शन के, जो कॉज था इस पूरे एक्सटिंक्शन का। तो एसिडिक रेन की बात हो रही है इसमें, सॉइल इरोजन की बात हो रही है, टेरेस्ट्रियल मास एक्सटिंक्शन, यहाँ पर बात हो रही है इंक्रीज कॉन्टिनेंटल वेदरिंग, मरीन प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बात हो रही है, ओशेनिक एनॉक्सिया एंड मरीन मास एक्सटिंक्शन। सो काफ़ी सिमिलैरिटी दिखती है इसमें। जो हमने पेपर देखा था, सो ये पेपर में सेम ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये समझाया गया है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी उस समय। Right. इनको जब हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी सिमिलैरिटी सिर्फ टाइम फ्रेम में नहीं, जो जो हुआ था उसकी डिटेलिंग में भी दिखती है। Exactly. सो यहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा समझाया हुआ है शायद, और उधर क्या हुआ था एक लेमैन टर्म्स में ज़्यादा समझाया हुआ है। सो ठीक है, सो ये एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ जिसको भागवत पुराण ने एक्यूरेटली और एट द सही समय के साथ भी उसमें डॉक्यूमेंटेड है। शायद एक ये लेसन देने के लिए कि लाइफ जो है वो हमेशा नहीं चलती है, साइकिल्स में चलती है, जो हम अपने ह्यूमन जीवन में भी देख पाते हैं, और वो सिविलाइजेशन के लिए भी ट्रू है। शायद ये मैसेज देने के लिए, जो कि साइंस भी आज उसको बैक करती है, मॉडर्न साइंस उस बात को बैक करती है। उसके बोलने के तरीके में थोड़ा सा पोइटिज्म हो सकता है, उसमें थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात हो जो आज हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जो मुद्दे की बात उसमें लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं साइंस पूरी तरह से बैक करता है। ये हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं इस पॉडकास्ट में, जो कि क्रक्स है लेने वाला उसमें से। इससे पहले कि हम सिमुलेशन थ्योरी की बात करें, या हम एज ऑफ यूनिवर्स की, बिग बैंग की बात करें, या हम और दूसरी कुछ बातें जो हमें करनी है उस पे जाएं, कोई और चीज बताना चाहोगे इस चीज के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वन टॉपिक आई वांट टू डिस्कस हियर इज कि जो बहुत सारे पुरानी सभ्यताएं हैं उन सब में एक बहुत ही बड़ी बाढ़ की बात की गई है, जिसमें एक मछली आई थी और जिसने सबको बचाया था। चाहे आप क्रिश्चियन फिलॉसफी देख लें, चाहे आप कुरान से देख लें, चाहे आप मायन फिलॉसफी देख लें, चाहे आप नेटिव अमेरिकन फिलॉसफी देख लें, सब में बात की गई है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, ग्रेट फ्लड, हाँ। जिसमें कि एक मछली आई जिसने कि जीवन को बचाया था। सब मानते हैं, सब जानते हैं, सब इसके बारे में पढ़ते भी हैं, आप किसी से पूछ लें पूरे विश्व भर में। बिल्कुल। परंतु आप सिर्फ भागवत पुराण में और मत्स्य पुराण में यही पाएंगे कि उस इवेंट की एक एग्जैक्ट डेट दी गई है जो कि मॉडर्न साइंस से मैच करती है, सेम इवेंट, प्लस उसकी जो डिटेल दी गई है किसी और शास्त्र में वो मैच नहीं करेगी। तो इस रिगार्ड से जो हमारा शास्त्र है
वैदिक शास्त्र हैं, जैसे भागवत पुराण, मत्स्य पुराण है, ये एक डिफरेंट ही कैटेगरी के टेक्स्ट हो गए। हालांकि सब में सेम इवेंट की बात की गई है, इसका अर्थ ये भी हुआ कि हम सब जो है एक ही सभ्यता से आ रहे हैं। हाँ, उसके अलावा भी जो हमारे ग्रंथ हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो अब ये प्रूव हो गया है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था। ये लेटेस्ट जितनी भी रिसर्च है वो सब 13.8 बिलियन ईयर्स के टुवर्ड्स हिंट कर रही है। 13.8 बिलियन ईयर्स के 500 मिलियन ईयर्स के बाद पहले गैलेक्सीज फॉर्म होने शुरू होने चाहिए एज पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। लेकिन अभी रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक गैलेक्सी को आइडेंटिफाई करा जो 250 मिलियन ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग ओरिजिनेट फॉर्मेशन में थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और एक कॉम्प्लेक्स स्टेट में एग्जिस्ट करती थी, अपने अर्ली स्टेजेस में नहीं थी वो गैलेक्सी, जो कि बहुत ही चौंकाया इस बात ने दुनिया भर में सारे साइंटिस्ट को। ये अभी हाल ही की बात है। अगर हम भगवत पुराण के हिसाब से देखें तो बिग बैंग के बारे में क्या बात करी जाती है, 13.8 बिलियन ईयर्स जो एज बताई जाती है उसके बारे में क्या बात करी जाती है, और उधर से लेकर के ये सोलर सिस्टम कैसे बना, ये कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। हाँ जी, इसमें मैं थोड़ा पहले जानना चाहूँगा आइंस्टाइन के टाइम पे। जो आइंस्टाइन थे और उनके समय के जो वैज्ञानिक थे, उनका ये विश्वास था कि जो हमारा जो ये संसार है इसका कोई जन्म नहीं है, कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ का जन्म नहीं होगा तो अर्थ है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भगवान की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, है ना। अगर इसकी कभी इसकी कभी यूनिवर्स का स्टार्ट ही नहीं हुआ, अगर यूनिवर्स इटर्नल है तो भगवान की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जो एक्चुअली उससे पहले भी जाएं तो क्या हुआ था कि अराउंड 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी देयर वाज अ बिग डिविजन ऑफ अमंग साइंटिस्ट एंड पीपल हु आर रिलीजियस, बिकॉज बहुत सारे क्रिश्चियंस ने साइंटिस्ट का बहुत बहिष्कार किया, उनको सजाएं दी। तो साइंटिस्ट ने कहा छोड़ो, ये जितना भी रिलीजियस प्रोपेगेंडा है, दिस मेक्स अस क्लोज माइंडेड, वी आर गोना लीव इट, हम इसे छोड़ देंगे। तो फिर क्या हुआ, 18th-19th सेंचुरी जितने साइंटिस्ट थे वो सोचते थे, मैक्सिमम साइंटिस्ट, कि भगवान है ही नहीं। तो वो कोशिश करते थे कि अपने रिसर्च के थ्रू ये एस्टेब्लिश करें कि भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब इन 1920 जब आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशंस रिलीज करी तो उसने एक फैक्टर थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिससे कि ये दिख रहा था कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग नहीं हुई है। लेकिन हुआ क्या, 1930s में हबल ने अपना टेलीस्कोप लॉन्च किया। हाँ, और टेलीस्कोप लॉन्च करके उन्होंने क्या फाइंड किया कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बिल्कुल, सबके साथ दूर जा रही हैं। हाँ, अगर सबके साथ दूर जा रही हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि डेफिनेटली यूनिवर्स हैड अ स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, जब उन्होंने एस्टैब्लिश किया तब आइंस्टाइन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी पूरी रिसर्च में, कि उन्होंने अपनी इक्वेशन को चेंज किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो 1930s से ही एस्टैब्लिश हो गया कि देयर मस्ट हैव बीन अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ यूनिवर्स। तो फिर हुआ क्या उसके बाद कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स विश्व के जितने रिसर्चर्स थे सब ने ढूंढने की कोशिश करी कि हमारा जो यूनिवर्स है उसकी एज क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। ये एक बार व्यूअर्स के लिए मैं दिखा दूं जो आपने बात बोली, ये बिग थिंग की बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ। यस, हाउ आइंस्टाइन मेड बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ। जब जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी उन्होंने दी तो उन्होंने एक्सट्रेनियस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दिया, और ये उन्होंने बाद में बोला कि ये शायद एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया उनसे। सो जैसा आपने बताया 1915 में ये पब्लिश हुआ। मैटर और एनर्जी और स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में थी ये। उन्होंने एक अननेसेसरी टर्म हाँ जी ऐड करी, सिर्फ इसलिए ऐड करी ताकि वो दिखा सके यूनिवर्स की कोई बिगनिंग नहीं है। बट लेटर ही रियलाइज्ड द बिगेस्ट ब्लंडर, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपैंड करते हुए देखा तब आइंस्टाइन ने इसके लिए खुद ग्रेटेस्ट एंड बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ माना है इसको। और खुद कह रहे हैं कि बिकॉज ही वाज एस्ट्रे बाय हिज ओन बायसेस, ही हैड अ बायस कि भगवान नहीं है, दिखाना ही नहीं है, यूनिवर्स की बिगनिंग नहीं है। लेकिन जब फाइंडिंग्स आ गई, डेटा आ गया, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। पर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अभी तो पता चल गया कि यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई है, बट कैसे फाइंड करें कि यूनिवर्स का डेट क्या है, कोई आसान प्रॉब्लम थोड़ी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। देन इन 80s देयर वर सम रिसर्चर्स, उन्होंने ढूंढा
कि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, उसके स्टार्ट होने के अराउंड 600 मिलियन फ्यू हंड्रेड मिलियन ईयर्स लेटर देयर वाज अ रेडिएशन, उसको कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जिन साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था उनको नोबेल प्राइज मिला ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद विश्व भर में ये होड़ लग गई कि जो ये रेडिएशन है इसको मापने की जरूरत है, क्योंकि उसको मापेंगे तभी हम ढूंढ पाएंगे कि यूनिवर्स की एज क्या है। तो 2003 में यूएस ने वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ स्पेस सैटेलाइट जो कि इसको मेजर कर सके। ये मैं थोड़ा व्यूअर्स को दिखा दूं, CMBR माना जाता है इस तरीके से कि ये एक कॉस्मिक रेडिएशन है जो बिग बैंग का लेफ्ट ओवर है। बिग बैंग इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ कि उसकी वजह से, हाँ आप समझा दीजिए। हाँ, जो बिग बैंग में जब स्पेस और टाइम का एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन होने के बाद जो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट थे, रेडिएशन थे, उसका ये सिग्नेचर है। हाँ, और ये पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है। हाँ जी। तो इसको मेजर करने के लिए जो सैटेलाइट्स बनी, पहली सैटेलाइट बनी वो लॉन्च हुई 2001 में, और 2003 में सबसे पहला इसका डेटा एनालिसिस हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2003 से पहले तक किसी भी साइंटिस्ट को ये आइडिया नहीं था कि यूनिवर्स की एज क्या है। दे ओनली हैड बिग एस्टिमेट्स, पर किसी के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं था। तो हम में से बहुत लोगों के लाइफ टाइम में ये 13.8 बिलियन ईयर्स का नंबर आया। हाँ जी, एक्चुअली 2003 में जो 2003 की रिसर्च उसमें नंबर आया था 13.7 प्लस माइनस 0.2, रफ लिमिट थी, लेकिन नासा ने किया था ये WMAP के थ्रू। फिर एवरी 2 years 5 years दे केप्ट, उन्होंने इसको मोर एडवांस मैथमेटिक्स के थ्रू एनालाइज किया। एवरी पासिंग ईयर दे केप्ट ऑन अगेन सेम थिंग, रिड्यूसिंग द गैप। हाँ। फिर क्या हुआ, 2011 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च करी, क्योंकि दिस सैटेलाइट डाइड इन 2011, और इस सैटेलाइट पे तकरीबन दे स्पेंड अबाउट $1 billion टू बिल्ड दैट सैटेलाइट एंड रिसर्च, जस्ट लेटिंग यू नो। तो उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की प्लैंक, जो कि इट वाज डबल द कॉस्ट, प्लैंक सैटेलाइट। और 2018 में जाके जो नंबर आया वो बड़ा प्रिसाइज आया, दैट इज 13.819। ये थी प्लैंक सैटेलाइट, जस्ट 13.801, सॉरी 13.801। हाँ जी, ये प्लैंक सैटेलाइट है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करी, और उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है हमारी स्पेस की, उसके मुताबिक जो हमारी यूनिवर्स की एज है वो है 13.801 प्लस माइनस 0.02। अब जो एरर गैप है बहुत छोटा हो गया। ठीक है, सो ये 13.801 बिलियन ईयर्स पहले बनी। अब ये जो यूनिवर्स बना, इसका प्रोसेस साइंटिफिकली क्या है और उसके स्टेजेस, ये 13.8 बिलियन ईयर्स की जर्नी साइंस में क्या है, और वो जर्नी फिर भगवत पुराण में क्या लिखी? श्योर। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई उस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में था क्या, किस चीज से स्टार्ट हुआ, उस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं। कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि पहले एक यूनिवर्स था जो कि कोलैप्स हुआ, और उसके कोलैप्स होने के बाद एक नया यूनिवर्स आया। जैसे कि आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि पिछले यूनिवर्स की भी एक गैलेक्सी का एक साइन मिला है ना। तो ऐसी एक थ्योरी है कि वो जो 250 मिलियन ईयर वाली जो यूनिवर्स मिला है, वो शायद एक लेफ्ट ओवर है पुराने एक यूनिवर्स का जो पिछले बिग बैंग से बना हुआ, इस वाले से नहीं। राइट। तो हमारे शास्त्र में भी काइंड ऑफ सिमिलर मॉडल दिया गया है कि जो हमारा जो ये यूनिवर्स है, ये जो है सिक्लिकल प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो हमारे ब्रह्मा जी जो हैं वो उनकी उम्र है 100 साल, और ब्रह्मा जी के अभी 50 साल खत्म हुए हैं। तो जब ब्रह्मा जी के 50 साल खत्म होते हैं तो उस समय हमारे यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि उस समय शास्त्र में कहा गया है, हमारे आचार्य लिख रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं और जितने भी ब्रह्मांड हैं वो सब के सब भगवान विष्णु के शरीर में जाते हैं और दोबारा उत्पन्न होते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो एग्जैक्ट लैंग्वेज ये दी गई है कि 3 टाइप की प्रलय होती हैं। आप टू गिव मोर डिटेल्स, 3 टाइप की प्रलय होती है। एक प्रलय होती है मनवंतर प्रलय, जिस पर हमने बात करी थी अभी थोड़े टाइम पहले कि मत्स्य अवतार जी का अवतार हुआ था, उसे कहते हैं मनवंतर प्रलय। वो हर मनवंतर के अंत पे होती है। फिर एक प्रलय होती है दैना प्रलय, वो ब्रह्मा जी के दिन के एंड पे होती है, जिसको हम डिस्कस अभी फ्यूचर में करेंगे, अभी सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। फिर एक प्रलय होती है वो ब्रह्मा जी के 50 साल पे और 100 साल पे होती है। उस प्रलय में क्या होता है, प्रकृति का प्रलय। उस प्रलय में ब्रह्मा जी जो है वो खुद भगवान विष्णु जी के शरीर में चले जाते हैं, सारे ब्रह्मांडों के साथ, सारे जो भी उन्होंने क्रिएशन कर लिया, जितने भी ब्रह्मा है सबके सब, हर ब्रह्मा का एक ब्रह्मांड है, सबके सब
विष्णु जी के शरीर में चले जाते हैं। तो इधर मल्टीवर्सेस की भी बात, जितने भी ब्रह्मांड है, मतलब जितने भी यूनिवर्सेस हैं। नहीं, ब्रह्मा जी जो है वो एक सोलर सिस्टम के इंचार्ज हैं। अच्छा, हर एक ब्रह्मा एक सोलर सिस्टम का इंचार्ज है। तो हमारे ब्रह्मा जी जो हमारे सोलर सिस्टम के इंचार्ज हैं, जो और ब्रह्मा जी हैं वो अदर सोलर सिस्टम के इंचार्ज हैं। ओके, सो सारे के सारे सोलर सिस्टम्स गाइस, विष्णु जी में चले जाते हैं, हाँ जी, दैट मीन्स यूनिवर्स गोज इनटू द बॉडी ऑफ विष्णु। एंड देन वहां से दोबारा से नया यूनिवर्स उत्पन्न होता है। हाँ जी, ठीक है। राइट। अब जो मॉडर्न साइंस में बोला जाता है कि ये जो एक पूरा यूनिवर्स है वो एक ब्लैक होल के अराउंड है। बहुत लोग जिसको कहते हैं कि ये विष्णु की नाभि है, वो एक ब्लैक होल के अराउंड है, और वो ब्लैक होल में ही सब कुछ इवेंचुअली, अभी पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ऐसे ही पूरा यूनिवर्स एक समय के बाद वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक ब्लैक होल में समा जाएगा, और वहां से फिर शायद एक नया बिग बैंग हो, शायद। राइट। ये जो पूरी थ्योरी है, ये पेनरोज ने साइक्लिकल कॉस्मिक थ्योरी में समझाया हुआ है। एक बार वो पेपर दिखा देते हैं हम। सो रॉजर पेनरोज की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि एक एक्सपेंशन होता है और फिर कंप्रेशन में ये वापस से यहाँ चला जाता है एक सेंट्रल पॉइंट पे या एक सेंट्रल ब्लैक होल में, जहाँ से फिर से एक्सपेंशन होता है और ये यूनिवर्स एक्सपैंड करता है और फिर कंप्रेशन हो जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है टिल इन्फिनिटी। ये है जो सिक्लिकल यूनिवर्स थ्योरी है उनकी। आपके हिसाब से ये, अब मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये थ्योरी ज्यादातर साइंटिस्ट जो है वो एक यूनी बिग बैंग को तो मानते हैं, लेकिन मल्टीपल बिग बैंग्स की थ्योरी को नहीं मानते हैं। तो ये माइनॉरिटी में है, पर आप कह रहे हैं कि इनके पीछे भगवान कृष्ण खड़े हैं। हाँ जी, ये भगवत पुराण के हिसाब से ये थ्योरी सही है, आप ये कह रहे हैं। हाँ जी। दो मत हैं इस कॉस्मोलॉजिकल डिबेट में। एक मत तो ये है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, फ्रॉम नथिंग केम द यूनिवर्स। एक मत तो ये है। इस मत के पीछे मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट जो है सपोर्ट करते हैं। बट ये लॉजिकली थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव हाँ लगता जी, है हाँ कि जी। कुछ भी नहीं था और फिर वो बिग बैंग हो गया, बट वो कैसे हो गया? कोई डजंट मेक एनी सेंस। हाँ। किसी भी व्यक्ति की जिसके पास 3 वर्किंग ब्रेन सेल्स है उसको समझ नहीं, कोई मेक सेंस नहीं करता। पर अगर आप भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखते तो आप तरीके ढूंढते हैं किसी न किसी तरीके से भगवान को पिक्चर से हटाने का, जैसे कि आइंस्टाइन ने किया, और ये साइंटिस्ट भी यही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से भगवान को हटाने का। तो ये अपने आप कुछ इक्वेशंस बनाते हैं और खुद ही कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, और इक्वेशंस कहती हैं पहले कुछ नहीं था, और अपने प्रपोज करते हैं। बट एनीवेज ये प्रूव नहीं है अभी। बट मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स के पीछे की मेजॉरिटी ऑफ जो साइंटिस्ट हैं दे टेंड टू बी एथियस्टिक। वो उनका भगवान में विश्वास नहीं होता। परंतु जैसे उसके अलावा भी एक जैसे बिग ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जिनका व्यू ये है कि इससे पहले भी एक यूनिवर्स था। जैसे कि रिसर्चर है स्टाइनहार्ट जो कि प्रिंसटन में है, उनकी पूरी टीम इसको सपोर्ट करती है। फिर पेनरोज हैं जो कि यूके से हैं, इनकी पूरी टीम इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि देयर इज अ साइक्लिकल यूनिवर्स, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ भागवत पुराण कि ऑल्दो अभी ये माइनॉरिटी में है, अभी जो मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, वो मानते हैं देयर वाज नथिंग फ्रॉम व्हिच केम द होल यूनिवर्स। पर इन फ्यूचर वी प्रिडिक्ट कि जो ये सिक्लिकल यूनिवर्स की टीम है दे विल विन द रेस। ये हमारी प्रिडिक्शन है, क्योंकि यही भागवत पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी से मैं बता रहा था कि ब्रह्मा जी की आयु है 50 साल। तो ब्रह्मा जी के 50 साल के अंत पर जो है ये प्रकृति का प्रलय होती है, जिसमें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के वो सब के सब भगवान विष्णु की बॉडी में जाते हैं, जिसको आप कह रहे थे कि ब्लैक होल की तरह है। तो उसकी अगर डेट देखी जाए तो हमारे भागवत पुराण के मुताबिक उसकी डेट है 13.819 बिलियन ईयर्स, 13.819, और जो कि साइंटिस्ट की डेट है 13.801। डिफरेंस जो है वो मियर 0.03% का है। बड़ा ही स्मॉल डिफरेंस है अब तो, जो कि साइंटिस्ट कह रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इस यूनिवर्स को डेट करने में कोई भी हम कार्बन डेटिंग यूज नहीं कर रहे। इसको डेट करने के लिए हम रेडिएशन को डेट कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस है। ये भी नहीं कह सकते कि कई लोग कहते हैं हम डेटिंग विश्वास नहीं करते, ये तो डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस है, जिससे कि तो हम ये दिखा रहे हैं कि भागवत पुराण भी सेम प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसको सब साइंटिस्ट एग्री करते हैं और इस बात को ही भागवत पुराण कह रहा है। तो भागवत पुराण के हिसाब से, क्योंकि कुछ जवाब हमारे पास मॉडर्न साइंस में शायद नहीं है,
पुराने जो यूनिवर्सेस थे उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आता है, या वो किस तरह से अलग थे हमारे यूनिवर्स से? अलग कुछ नहीं था उनमें। जैसे बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के 50 साल, ब्रह्मा जी का हर एक दिन में एक ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, और ब्रह्मा जी के दिन के एंड पे उस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। ब्रह्मांड से यहाँ पर मतलब है सोलर सिस्टम का, हाँ जी। तो ब्रह्मा जी के 50 साल के अंत पे यूनिवर्स का समाप्त होता है और दोबारा फिर उसकी स्टार्टिंग होती है। ब्रह्मा जी की अवधि है 100 साल की, ठीक है। ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन होते हैं, तो 360 बार सोलर सिस्टम जो है ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं एक साल के अंदर। तो ब्रह्मा जी ने अभी तक 50 साल इंटू 360 टाइम्स ब्रह्मांड बना चुके हैं। अभी उनका 51st ईयर का पहला दिन है। ये इस समय उनका जन्मदिन चल रहा है, जो कि उनका पहला दिन है इस साल का। और इसमें उन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया जिसमें हम सब मिलकर ये बात कर रहे हैं। तो इससे पहले भी ये विश्व था, इससे पहले भी यूनिवर्स था, और आगे भी चलता रहेगा। और ये साइकिल से चलता रहता है, समाप्ति और शुरुआत और समाप्ति, शुरुआत समाप्ति, लाइक दैट। सो ये जब हम ये यूनिवर्स की क्रिएशन की बात करते हैं या बिग बैंग की बात करते हैं और ये साइकिल की बात करते हैं, या जिसको कार्मिक चक्र की तरह हम समझ सकते हैं, तो ये चक्र की शुरुआत के बारे में क्या कुछ लिखा गया है कि ये साइकिल की भी शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ जी, हाँ जी। तो ये साइकिल की शुरुआत के बारे में कहते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि इसका कोई शुरुआत नहीं है। जैसे कि जीव की शुरुआत नहीं है, इस साइकिल की शुरुआत भी नहीं है। ये इटर्नली स्टार्ट हुई हुई है और इटर्नली चलती रहेगी। ना तो उसके कोई आदि है, ना उसका कोई अंत है। जैसे कि भगवान को भी आदि और अंत नहीं है, इस संसार का भी आदि और अंत कुछ नहीं है। और जब ये साइकिल स्टार्ट हुई तो एक एक लेवल पे प्रोसेस, यानी कि ये 13.8 बिलियन ईयर्स की जर्नी अगर देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है उस प्रोसेस की, अगर हम डिटेल में जाएं। क्योंकि एक चीज ये हो गई कि बिग बैंग हुआ था, ये कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि बिग बैंग को अलग शब्दों में समझाया गया है, राइट। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ, उसको अगर साइंटिफिक जर्नी से हमें कंपेयर करना है तो क्या सिमिलैरिटी मिलती है हमें? जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि जो संसार है अनादि है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, उससे पहले ब्रह्मा जी का कोई और दिन था, और जब ब्रह्मा जी का दिन वो समाप्त हुआ तो उस ब्रह्मांड का नाश हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी और सारे साधु और ब्रह्मा जी और जो सारे उच्च कोटि के जीव हैं और जो संसार के एलिमेंट्स हैं सब भगवान विष्णु के शरीर में गए और दोबारा बाहर निकले, ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी की नाइट थी, तो उस ब्रह्मा जी की नाइट में, हाँ, एज पर आवर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम जो है संसार को अपने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं जो कि इस सोलर सिस्टम में है। अगर हम चाहें हम किसी और सोलर सिस्टम में जाएं और कोशिश करें कि उस सोलर सिस्टम में जाकर वहाँ के जो जीव हैं उनसे हम संपर्क बनाने की कोशिश करें, वो हमारे लिए संभव नहीं होगा। जैसे हम बात करते यूएफओ की, एलियंस की, जो कि हर एक ब्रह्मांड जो है वो अपने ही डायमेंशंस के अंदर स्थापित है। तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शुरू होता है ब्रह्मा जी के दिन से, जब ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है। अब ब्रह्मा जी के दिन का आरंभ का अर्थ है कि हमारे सोलर सिस्टम का क्रिएशन। तो अगर देखा जाए तो हमारे अनुभव से जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं एज पर द शास्त्रा आफ्टर प्रकृति का प्रलय, जो सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है वो इवेंट है हमारे दिन की शुरुआत, ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत, यानी कि सन की शुरुआत। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम सन पे आते हैं फिर, कि सन की शुरुआत जो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। हाँ जी। अब हम सन की जब शुरुआत की बात करते हैं, यानी हमारे ब्रह्मांड जहाँ पर ब्रह्मा जी का दिन स्टार्ट होता है, तो सन के फॉर्मेशन के बारे में क्या लिखा है और ब्रह्मा जी की पूरी दिन और उसके बाद रात के बारे में क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात। तो ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो एक कल्प कहलाता है, और ब्रह्मा जी की रात भी एक कल्प कहलाती है। हर एक कल्प के बीच में एक पीरियड होता है, उसको कहते हैं प्रतिसंधि। प्रतिसंधि, जो प्रतिसंधि है ये एक टाइम यूनिट है। जैसे कि एक टाइम यूनिट है मनवंतर, एक टाइम यूनिट है कल्प। तो एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग का अर्थ है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ठीक है। हर एक मनवंतर के बीच में एक संधि पीरियड होता है। हर एक कल्प के बीच में भी एक संधि पीरियड होता है, इसे कहते हैं प्रतिसंधि। तो ये एक हमारी ग्रुप की रिसर्च की फाइंडिंग है कि इसको पहले किसी ने डिस्कस नहीं किया था, और ये इसकी डिस्कशन वायु पुराण में आती है कि जो प्रतिसंधि है, ये पीरियड जो है, ये पहले के रिसर्चर्स ने, पहले के पुरानिक स्कॉलर्स ने इस पर डिस्कशन नहीं करी है। पर
वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में एक एक अध्याय इस टॉपिक पे दिया गया है, इस प्रति संधि पे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी अपनी नाइट के बाद, अपनी सोने के बाद जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई संसार नहीं है, हमारा ब्रह्मांड जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिछले दिन के अंत पर जो ब्रह्मांड था उसकी समाप्ति हो जाती है, सूर्यास्त हो गया था। हाँ जी, सूर्यास्त हो जाता है। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि 14 लोक हैं, 14 लोक में से जो 11 लोक हैं नीचे के वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ऊपर के 3 लोक रहते हैं। सबसे ऊपर के लोक में, सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और बाकी के 2 लोक में महत लोक और तप लोक में कुछ साधु संत महात्मा रहते हैं, और ये रहते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि के थ्रू। बट जब ब्रह्मा जी की रात्रि एंड होती है तो वो उठते हैं, वो देखते हैं अरे इतने सारे जीव जो हैं इनके कर्म बचे हुए हैं और इनको एक शरीर की आवश्यकता है। अब अगर ये शरीर लेते हैं तो शरीर लेकर कर्म कहाँ करेंगे? तो ब्रह्मा जी ये सोचते हैं, और इसके सोचते ही ब्रह्मा जी एक संसार की, एक सोलर सिस्टम की क्रिएशन शुरू करते हैं। तो हर एक सोलर सिस्टम के एक ब्रह्मा जी हैं, वो इस सोलर सिस्टम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी ऐसा सोचते हैं, ब्रह्मा जी बड़े ही शक्तिशाली हैं, उनके सोचने मात्र से इस सोलर सिस्टम का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हर एक कल्प के बीच में एक प्रतिसंधि पीरियड है। तो जब ब्रह्मा जी का रात्रि कल्प समाप्त हुआ, उसके बाद जब ये प्रतिसंधि पीरियड आया, तो जब ये प्रतिसंधि पीरियड आया तो प्रतिसंधि के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसका अर्थ क्या है कि हमारा सन जो है उसका अब उठने का, इसके बाद जगने का समय हो गया है। तो ब्रह्मा जी के जब रात्रि कल्प खत्म हुआ उसके बाद ही लिखा हुआ है ऑनसेट ऑफ सोलर सिस्टम रिकंस्ट्रक्शन। तो उस समय जो है ब्रह्मा जी के सोचते ही एक सन जो है वो प्रस्तुत हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट होल पीरियड में जो कि प्रतिसंधि का पीरियड है उसमें पूरा सोलर सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज होता है। और अगर मॉडर्न साइंस की बात देखें तो मॉडर्न साइंस में भी ये प्रॉब्लम, बड़ी गूढ़ प्रॉब्लम है कि कैसे हम पहचाने कि सन जो है, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट कब हुआ। क्योंकि अगर मैं आप किसी को कहूँ कि आप जाके सन पे फोकस करिए और ढूंढिए कि सन की उम्र क्या है, पचाइए, गैस करिए, आप गैस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अंटिल 1940s 1938 हमें तो ये भी नहीं पता था कि सन के अंदर जो आग है, जो रोशनी है, शक्ति है, वो कैसे उत्पन्न होती है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। 1938 में हेंस बेते को नोबेल प्राइज मिला, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि उसने ये इक्वेशंस ढूंढी थी कि सन क्यों है, जो सन के अंदर इक्वेशंस कौन सी वर्क करती हैं जिसके थ्रू सन एनर्जी जनरेट करता है इतने समय के लिए और इतनी मात्रा में। और उसके मुताबिक फिर उन्होंने उसको समझना शुरू किया और मॉडल्स डेवलप किए। फाइनली इन 1990s पहली बार एक एस्टीमेट आया कि सन की उम्र कितनी होगी, और वो भी बड़ी मुश्किल से। उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि जो सन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट जो सन है उसका जन्म कैसे होता है, तो वो कहते हैं कि एक प्रोटोसोलर क्लाउड है, एक हाइड्रोजन क्लाउड है। वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपस में कंडेंस होते जाता है। लेकिन एक समय आता है कि वो इतना कंडेंस हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि उसके बिल्कुल उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है तो इट पुल्स अदर पार्टिकल्स इनसाइड इट। करेक्ट। तो वो बिकम्स वेरी डेंस सोलर क्लाउड और बहुत हेवी मास हो जाता है। हाँ जी, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोसोलर क्लाउड। बिल्कुल। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बर्थ ऑफ द सन। तो जब क्या होता है, इट इज सो पावरफुल, सो मच ग्रेविटेशन पुल इज देयर कि जो आसपास के जो डेब्री होता है दे मेक अप द प्लैनेट्स। सो ये जैसे स्टेजेस में इस डायग्राम में समझाया गया है, राइट, कि सबसे पहले एक प्रोटोसन है जो कि एक सोलर क्लाउड की तरह है, जिसके अंदर हाइड्रोजन का रिएक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक डिस्क फॉर्म होती है जिसमें काफ़ी सारे रिंग्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जो वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत तेज स्पीड पे स्पिन कर रहे होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो ये रिंग्स के अंदर मैटर है वो आपस में कोलाइड करके और आपस में टकराकर बार बार प्लैनेट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की शेप लेना स्टार्ट कर देता है, जो इवेंचुअली धीरे धीरे वो जो सोलर क्लाउड था वो और कंडेंस होते होते एक सन का फॉर्म ले लेता है, और ये जो मैटर उसके चारों तरफ घूम रहा था वो प्लैनेट्स का फॉर्म लेकर के एक सोलर सिस्टम की तरह हमें दिखने लग जाता है जो हम आज देखते हैं। राइट, वेरी गुड। सो नाउ जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम इस अकॉर्डिंग टू दिस हम ढूंढ सकते हैं कि सन की एज क्या है। कैसे? अगर हम ढूंढ लें
कि इस सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा पुराने रॉक्स कौन से हैं, क्योंकि जो सबसे पहला रॉक होगा वो सन के कारण ही आया होगा। हाँ अगर उस रॉक को ढूंढ लें और उस रॉक की डेटिंग कर दें तो हम ये जान लेंगे कि सन की उम्र क्या है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, पूरे विश्व भर में घूमते हैं और ढूंढते हैं कि सबसे पुराना पत्थर कहाँ पर है। तो ऐसी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे ये पुराने पत्थर मिलते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक पत्थर के अंदर वो ढूंढते हैं, क्योंकि जब सन का क्रिएशन हुआ था तो एक उसमें एक स्पेसिफिक पार्टिकल बनता है, उससे कहते हैं कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉन्ड्रूल्स, ओके जो कि सन के बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले एलिमेंट बनते हैं, जो सबसे हाँ। पहला सॉलिड चीज बनता है उसे कहते हैं कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉन्ड्रूल्स। तो यानी वो जहां पर मिल गया, तो यानी कि वो पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में सबसे पुराना पत्थर है। तो उसको ढूंढते हैं, उसको ढूंढने के बाद उसके अंदर जो है वो यूरेनियम को ढूंढते हैं, लेड को ढूंढते हैं और उसको यूज करके उसकी डेटिंग करते हैं। हाँ बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो पहली बात तो आपको साइट ढूंढनी है जहाँ पे ये पार्टिकल्स मिले, फिर उस पार्टिकल्स उस मैटर के अंदर आपको यूरेनियम और लेड को ढूंढना है और उसकी डेटिंग करनी है। तो उसके मुताबिक जो डेट है जो कि हमें दी गई है, कॉर्नेल ने पब्लिश करी है, ये कैम्ब्रियन रिसर्चर्स हैं, वो है 4.567 बिलियन ईयर्स। ये डेट है जो लेटेस्ट डेट है 4.56 बिलियन ईयर्स। हाँ जी। जब सन उस स्टेज पे आ गया था जहां पर वो एक स्टार फॉर्मेशन ले चुका था। It takes few 100,000 years to become, solidified, to become stabilized. Because Earth was also going through a lot of, turbulence, instability. Because there are so many particles moving at a very high speed. There were so many collisions. And so, as per the modern scientists, 4.567. और अगर हम आपने भागवत पुराण के बाद देखें तो उसमें बड़ा सिंपल बताया गया है कि ब्रह्मा जी के जो दिन है, उसके रात है, उसके अंत पर प्रतिसंधि शुरू हुई और दैट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर सन। इस शास्त्र में क्लियर आ गया है कि जैसे ही रात्रि का एंड होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं सन बी देयर, सन इज प्रेजेंट, बिकॉज इट्स पावर ऑफ माइंड। सो और ये जो सन का पूरा जो प्रोसेस है और जिस तरह से एक स्टार फॉर्मेशन में आता है, ये प्रोसेस क्या किन्हीं और शब्दों में समझाया गया है भागवत पुराण में? तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, पर यह बताया गया है भागवत पुराण में और बाकी पुराणों में भी कि सन जो है उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है उसका सोर्स है आपा। आपा का जो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन है वो है पानी, वाटर। पर आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे कि जो सन का सोर्स ऑफ पावर है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वर्ड जो दो वर्ड से बनता है, हाइड्रो और जन। हाइड्रो जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? वाटर। सो लैटिन people were using also same word for the gas hydrogen, and Sanskrit also is a similar word to water, apa. So ये क्योंकि सुनने में बात बड़ी अजीब लगती है पहली बार को कि सन की फॉर्मेशन पानी से हुई है और सन का एनर्जी सोर्स आपा है। हाँ। और ये अजीब लगता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हाँ। अगर हम इस लैटिन ट्रांसलेशन के थ्रू देखें कि ये भी हो सकता है कि हमारे संत महात्मा ये जो शास्त्र जो लिखने वाले हैं वो एक्चुअली पॉइंट कर रहे थे हाइड्रोजन को। हाँ। बट क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हाइड्रोजन की नहीं है तो हमने समझा कि ये वाटर ही लिखा है, क्योंकि कई बार संस्कृत शब्द के एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ यूज हो रहा है। हाँ जी। सो यानी कि हाइड्रोजन की समझ उनको शायद थी। हाँ जी। जो बहुत कमाल की बात है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में बहुत विचित्र गैस है, क्योंकि जिसका रोल जो है बिग बैंग में भी आता है और सन फॉर्मेशन में भी आता है हाइड्रोजन का रोल। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट उसमें भी है कि सिर्फ ये प्रूफ नहीं है, एक और प्रूफ ये भी है कि भागवत पुराण में कहा गया है कि जब सन की अवधि आगे बढ़ती है तो सन के लाइफ टाइम के एंड की टूवर्ड्स क्या होगा, उसमें बताया गया है कि जो सन के सेंटर में जो आपा है वो जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, पर सन का जो एक्सटर्नल सरफेस में जो आपा है दैट विल प्रोड्यूस एनर्जी। एंड उसकी वजह से सन का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसका रंग जो है लाल हो जाएगा। तो ये रेड ड्वार्फ स्टेज, रेड जायंट स्टेज जो मॉडर्न साइंस में बताया जाता है। हाँ जी। एक बार मैं व्यूअर्स को दिखा दूं। सो अगर हम सन का लाइफ साइकिल देखें तो अब इसमें किस तरह से समझाया गया है, ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से सन का लाइफ साइकिल है, जिसमें हम बर्थ एक क्लाउड से सन बॉर्न होता है। हम अभी चौथे से पांचवें बिलियन ईयर्स मतलब 4.57 जैसा हमने कहा,
वहाँ पर हम हैं। और इवेंचुअली ये मॉडर्न साइंस का हिसाब से ये बताता है कि ग्रेजुअली वार्मिंग स्टार्ट होगी और ये सन जो है रेड जायंट बन जाएगा, फिर प्लैनेटरी नेब्यूला और इवेंचुअली वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, यानी कि मर जाएगा। हाँ जी, तो ये स्पेसिफिक चीज है बिकॉज एक्चुअली जो सन है, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे सन्स हैं। हाँ। उनको ऑब्जर्व करके ये मैप बनाते हैं, पर हमारा सन जो एक स्पेसिफिक साइज का है। अगर हमारे सन का साइज थोड़ा बड़ा होता तो उसका रेड जायंट नहीं बनता और प्लैनेटरी नेबुला नहीं बनता। एक्चुअली इट विल बिकम अ सुपरनोवा टू एंड विद। सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक कि हमारे शास्त्र में कहा गया जो हमारा सन है उसका जो एंड है वो एक नेबुला के रूप में होगा, जो कि साइंटिस्ट ने भी कंफर्म किया है। पर उससे पहले की बात हम कर रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, जो शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो यानी आप कह रहे हो कि ये जो लाइफ साइकिल है ये हर एक स्टार पे अप्लाई नहीं होती। हाँ जी, लेकिन हमारे शास्त्रों ने ये प्रिडिक्ट करा कि हमारा सन जो है वो यही लाइफ साइकिल फॉलो करेगा, जो कि मॉडर्न साइंस भी अब प्रिडिक्ट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही हाँ है जी, कि हमारा जो सन है वो इवेंचुअली नेब्यूला की ओर जाएगा। एग्जैक्टली। और मोर देन दैट वो भी ये भी बता रही हैं कि कितने साल बचे हैं। जो साइंटिस्ट हैं उनके पास रफ आइडिया है। तो इस मैप में कहा गया है कि एट 11 बिलियन ईयर्स जो सन है उसका नेबुला बनेगा, बट देयर सम विच से इट विल हैपन एट 7। उनका रेंज है फ्रॉम 7 to 11, ऐसा कुछ रेंज है। बट हमारे पास एक प्रिसाइज नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रह्मा जी जो हैं उनका भी ये 7वां मनवंतर चल रहा है, बट 14 मनवंतर के उपरांत ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होगा तो इस संसार का क्लोज होना पड़ेगा। ओके, सो वी नो कि आफ्टर दैट there will be a Pratisandhi period in which the whole solar system will be destroyed. So we have a precise value कि by 4.69 billion years there will be a giant for sure. तब तक red giant हो जाएगा और उसके बाद in very small period there will be a planetary nebula. We have very precise numbers जो कि साइंटिस्ट के पास अभी है नहीं, जो कि कहीं ना कहीं तो ठीक भी है, क्योंकि हम 9th वाले 9 बिलियन ईयर्स से देखे तो हम आधे पे ही बैठे हुए हैं। right it's roughly the same but we have precise values where scientists only have very rough range yes. is there. So हम कह रहे हैं कि उनके पास एक रेंज है, बट हमारे जो शास्त्र में जो हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कि सन का एंड कैसे होगा और किस समय होगा। आपने बताया कि यानी कि हम बीच में हैं अभी, तो करीब 4 बिलियन साल बाद, लेकिन किस तरह से होगा उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, तो उसके बारे में वही बात कर रहे थे हम कि जैसे हमने आपा की बात कर रहे थे कि जो आपा है उसके बारे में कहा गया है कि सन के एंड में सन जो है उसके सेंटर में जो आपा है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो सन जो है अपने सरफेस आपा से एनर्जी लेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट सन विल बिकम अ रेड जायंट। ये शास्त्र में क्लियर कहा गया है। तो फिर अब इट डजंट मेक एनी सेंस अगर हम कहें कि सन जो है पानी के थ्रू अपने सेंटर से एनर्जी ले रहा है, बट पानी के थ्रू बाहर से एनर्जी ले नहीं पा रहा है, तो समझ नहीं आता जब तक आप उसे हाइड्रोजन की तरह एग्जैक्टली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे शास्त्र जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए भी वी नीड टू हैव लॉट ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन जो कि मतलब शास्त्रों के थ्रू आती है, मतलब स्टडी से आती है। लेकिन क्योंकि आज से पहले तक say 100 years ago there was no understanding of hydrogen, 150 years ago there was no understanding of hydrogen, तो कोई भी इसको ट्रांसलेशन इंग्लिश में हाइड्रोजन नहीं करेगा। बट अब क्योंकि हमें हाइड्रोजन के बारे में पता है तो हमें पता है कि दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर आपा के इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो दैट इज वन टॉपिक। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस होता क्या है कि सन जो है उसके सेंटर में हाइड्रोजन फ्यूजन हो रहा है विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बट आफ्टर नेक्स्ट 4 billion years there won't be any more left hydrogen in the center. So then there will be a combustion of hydrogen from the surface. यानी मैं हिंदी में उत्पाद कर दूं इसका कि सेंटर हाइड्रोजन जो गैस है वो सन के सेंटर में अभी जो है रिएक्ट कर रही है, जिसकी वजह से कोर पे जो है टेम्परेचर ज्यादा है और वहीं से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 4 बिलियन साल बाद तक कोर में रिएक्शन होना बंद हो जाएगा और जो सन की आउटर लेयर्स हैं वहां पर रिएक्शन चलता रहेगा, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, और रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप का है क्योंकि सेंटर में रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ, और उसकी सरफेस में रिएक्शन होगा हाइड्रोजन कंबशन। फ्यूजन और कंबशन में फर्क है। फ्यूजन क्या होता है, जैसे कि ये एटम बम बनते हैं, हाँ, कि जो हाइड्रोजन बार बार प्रोड्यूस होता रहता है। नहीं, फ्यूजन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन पार्टिकल्स जो है वो कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं। हाँ, और कंबशन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाता है H2O या अदर प्रोडक्ट्स, H2S अदर थिंग्स। तो उसमें फ्यूजन में एनर्जी जनरेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली हाई होती है, whereas
जो कंबशन में एनर्जी कम होती है, बिकॉज एनर्जी इज हाई, दैट इज वाई द कलर इज येलो. जब एनर्जी इज लो होती है तो कलर इज रेड. रेड, जैसा हम देख पा रहे हैं. हाँ जी, रेड जायंट. उसके बाद कहते हैं कि दिस विल बिकम, उसके बाद जो है इसका जो एक्सप्लोजन नहीं होगा, बट विल बिकम अ प्लैनेटरी नेबुला. छोटा सा एक्सप्लोजन होगा और एक छोटा ड्वार्फ बन जाएगा. हाँ. और भागवत पुराण में यही कहा गया है कि देयर विल बी अ स्मॉल एक्सप्लोजन एंड देन आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी दिस नेबुला लेफ्ट, दिस वाइट ड्वार्फ लेफ्ट. ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा जो कि आगे ब्रह्मा जी की यात्री के थ्रू रहेगा. तो ये वाइट ड्वार्फ को किस तरह से समझाया गया है? शब्द को कहा गया है कि एक काला टाइप का तारा होगा, which is same. White dwarf means कि this is a dead star. खत्म हो चुका है. और वो ब्रह्मा जी की रात तक रहेगा. ब्रह्मा जी की पूरी रात में रहेगा. जब ब्रह्मा जी उठेंगे दोबारा, then ब्रह्मा जी will start another solar system. हाँ जी. वाओ, फैसिनेटिंग. सो सिद्धार्थ, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो हमने पहले बात करी थी हायर डायमेंशंस की, ये उस समय भी मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको रोका था कि ये बहुत ही अजीब चीज सुनने में लगती है. वाइल थ्योरेटिकली ठीक है कि 2 डायमेंशंस से 3 डायमेंशंस इमेजिन कर पाना हमारे बस की है, हम कर पाते हैं. लेकिन जब 4th डिमेंशन की बात आती है कि उसमें टाइम डाल दो, 5th डिमेंशन की बात आती है कि टाइम डिमेंशन में डालने का मतलब ये है कि यू कैन ट्रैवल थ्रू टाइम. एग्जैक्टली, राइट. एंड जब आप इसको 10th 11th डिमेंशन तक ले जाते हो तो पूरी दुनिया इमेजिन करनी ही मुश्किल हो जाती है. एग्जैक्टली. तो ये काफी, इसके इस पूरी थ्योरी के पीछे कोई साइंस है या कोई क्रेडिबल साइंटिस्ट है जो इसको बैक करता है, इस थ्योरी को, या इसके बारे में कुछ लिखता है साइंस के पर्सपेक्टिव से? एक्चुअली जो आइंस्टाइन है, उनकी जो मेन रिसर्च थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, उसमें उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया 4 डायमेंशंस. मतलब टाइम को एक डायमेंशन ऐड किया. जैसे आपने कहा ना कि टाइम में ट्रैवल करना, वो सबसे पहले रिसर्चर थे जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, फील्ड इक्वेशंस. सो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हो? हाँ जी. सो जहां पर उन्होंने कहा कि टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है. हाँ जी. सो आर यू सेइंग कि टाइम कांस्टेंट नहीं है का इंटरप्रिटेशन ये है कि टाइम 4th डिमेंशन है? तो उनका कहना यह था कि टाइम जो है एक स्पेस की तरह ही डायमेंशन है. जैसे कि स्पेस जो है उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसे ही हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपने एक पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि टाइम जो है ट्रैवल्स एट डिफरेंट स्पीड. जैसे कि अगर आप सैटेलाइट पे जो टाइम है, इट इज मूविंग एट स्लोअर स्पीड. अगर आप सैटेलाइट से जो यहाँ पे टाइम आ रहा है उसको करेक्ट नहीं करोगे यूजिंग दिस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जीपीएस करेक्शन नहीं करोगे, हाँ, तो क्या होगा, हम गाड़ी चला रहे होंगे, रास्ता 15 मिनट बाद आएगा, हम पहुंच जाएंगे, हाँ रास्ता कहीं पे और आ रहा है. तो एक्चुअली हम जो है टाइम डायलेशन है, टाइम ट्रैवल है, इसको हम एवरीडे यूज करते हैं अपनी फोन के अंदर. एवरी फोन इज यूजिंग दैट, क्योंकि करेक्शन लगानी पड़ती है. तो ये तो हो गई थी 4 डायमेंशन की बात 1900s में, अर्ली 1900s. उसके बाद क्या हुआ, 1950s में साइंटिस्ट ने फर्दर रिसर्च करी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की. मतलब कि जो न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको डिस्क्राइब करने में ही इक्वेशंस की फॉर्म में दे हैव टू यूज 10 डायमेंशंस, 11 डायमेंशंस. और फर्दर अब चेक कर लीजिए स्ट्रिंग थ्योरी. सो स्ट्रिंग थ्योरी में जाने से पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये स्ट्रिंग थ्योरी मेन स्ट्रीम में दोनों व्यूज हैं इसके ऊपर कि ये सही है या नहीं है. बट आप थोड़े सिंपल टर्म्स में पहले समझा दीजिए कि स्ट्रिंग थ्योरी बोलती क्या है और फिर हम इसके डायमेंशंस में जाते हैं. श्योर. तो स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोजेस कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ ए वेरी स्मॉल वन डायमेंशनल स्ट्रिंग व्हिच इज वाइब्रेटिंग, व्हिच इज द बेसिक पार्टिकल, बेसिक कंस्टिट्यूएंट, जो कि वो सबसे छोटा वो है, कहते हैं अणु है, जो कि सारे जितने भी बड़े बड़े परमाणु हैं उनका वो बनाता है. मतलब जितने से इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, उन सबका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रहा है. और वो वाइब्रेशन जो है वो उस का एनर्जी सूत्र है, समथिंग लाइक दैट. हाँ. और जो स्ट्रिंग है, जैसे इसमें बताया गया है इस वर्ल्ड में कि वो जो है वो 10 डायमेंशनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. तो अगर वो वाइब्रेशन जो है इन डायमेंशंस में होगा तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट बनाएगा, इन डायमेंशंस में होगा तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स बनाएगा. और वो सारे एलिमेंट्स मिलकर एक इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बनाते हैं, जो कि मिलकर एक एटम बनाते हैं, जो कि मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि मिलकर हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. तो हमें अपने डायमेंशन में एटम सबसे छोटा दिखता है. हाँ जी. लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से
अलग डायमेंशंस में यानी 10th डायमेंशन तक आप जाते हो तब आपको ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दिखाई देगा। राइट कि उन डायमेंशंस के अंदर अगर हम इक्वेशंस बनाते हैं और उस इक्वेशंस के थ्रू अगर हम स्ट्रिंग को पास करते हैं, मतलब वर्क थ्रू, देन वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं। एक सेट ऑफ मॉडल है जिसमें सिर्फ 10 डायमेंशंस हैं, एक मॉडल जिसमें 11 डायमेंशंस हैं, एक मॉडल जिसमें 26 डायमेंशंस हैं। अभी तक ये कंक्लूसिवली डिसाइड नहीं हुआ है कि which of these models is going to win, कौन सा जीतेगा, अभी पता नहीं है। परंतु ये पता है कि it must be higher dimensional। क्यों? क्योंकि इससे कम डायमेंशन में काम नहीं हो पा रहा, मतलब फिजिक्स के इक्वेशन ब्रेक हो रहे हैं। ये एक बार ये और इसमें ये एक बार समझ लेते हैं। फॉर द लास्ट 20 years of his life, Albert Einstein was something of an oddity in the physics community, like a beloved eccentric uncle whose favorite subject of conversation draws embarrassed looks around the table. While quantum theory, क्योंकि ये जो आपने जो बात करी ये क्वांट लेवल पे चला जाता है, क्वांटम थ्योरी पे चला जाता है। तो उनको दिक्कत ये आ रही थी कि वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरी और क्वांटम थ्योरी को कंबाइन किया जाए। हाँ, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हाँ जी, और वो कंबाइन नहीं कर पा रहे थे। हाँ। तो जिससे बात करते थे लोग परेशान हो जाते थे, क्योंकि इसको कंबाइन करने के लिए यू नीडेड समथिंग वेरी क्रेजी। यस। और वो क्रेजी वर्ड क्या था? दैट इज द वर्ल्ड ऑफ हायर डायमेंशन। तो ऐसे क्या कहें, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ 10 डायमेंशंस विद सम कर्ल्ड अप microscopic level and some big dimensions that you perceive as real. तो फिर then it goes further on to explain that there is no electrons, there is no quarks, but it's basically a string which is vibrating in different dimensions. तो ये एक और प्रोफेसर मिचाओ काकू, उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च इस टॉपिक पे करी है, और ये भी ये प्रपोज कर रहे हैं कि जितनी भी ये मॉडल्स हैं जो कि सारी थ्योरीज को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि क्वांटम थ्योरी को, ग्रेविटेशन थ्योरी को जो कंबाइन कर रहे हैं, दे ऑल एक्सेप्ट कि दे हैव टू बी मोर देन 10 डायमेंशंस और मोर टू मेक सेंस। और मिचाओ काकू ने इन डायमेंशंस के बारे में क्या बोला? मतलब ही एक्सप्लेन्स इट कि जैसे कि आपको एग्जांपल पहले बता रहा था कि जैसे कि जो व्यक्ति 2 डायमेंशंस में है वो 3rd डायमेंशन को समझ नहीं सकते, बिकॉज हम जो है 3 डायमेंशंस के व्यक्ति हैं, तो वी कांट अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हायर डायमेंशन। तो ये हमारी लिमिटेशन है हमारे ब्रेन की, दैट इज व्हाई इट इज हार्ड फॉर अस टू एक्सेप्ट। पर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी देखें या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखें, जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं हायर डायमेंशंस को। हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है। इफ़ वी डोंट यूज देम वी कैन नॉट हैव डे टू डे लाइफ स्टाइल। इन एवरी डे टू डे लाइफ स्टाइल वी आर यूजिंग हायर डायमेंशंस ऑलरेडी। और अगर आप शास्त्रों में देखें, उसमें भी बड़े, जैसे टाइम ट्रेवल की बात हो रही है, तो भागवत पुराण में एक स्टोरी आती है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा थे किंग कुकुदमी, जो कि एक हायर डायमेंशन में जाकर जब वापस आते हैं, हाँ, तो तब तक जो है पूरी दुनिया के कई सारे साल निकल जाते हैं। हाँ, लाखों साल निकल जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के लोक पे जाते हैं। और कहा था कि ब्रह्मा जी के लोक पे जो समय है वो बहुत ही धीरे चलता है। और यही बात जो है, यही आइंस्टाइन एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप वहाँ सैटेलाइट पर चले तो टाइम बहुत स्लो चलता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही बहुत सारे तरीकों से समय जो है वो बदल जाता है। सो टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये हमारे भागवत पुराण में लिखा हुआ है, जो कि बात बिल्कुल सही है और आज साइंटिफिकली बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। नो, नॉट एक्सेप्टेड, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। यस, देयर इज जस्ट नो अदर वे। फिजिक्स उसको बिल्कुल एक्सेप्ट क्या, वो पार्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस। हाँ जी। अब जो ये थ्योरी ऑफ डायमेंशंस है, जो कि जैसा हमने देखा कि स्ट्रिंग थ्योरी जो थोड़ी सी डिस्प्यूटेड है, लेकिन आइंस्टाइन भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करते हैं, और मिचियो काकू जो कि बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं आज के समय के, वो भी ये डायमेंशंस की थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारे पुराण में ये थ्योरी क्या कहती है? तो पहली बात तो ये देखो, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक स्ट्रिंग थ्योरी है, एक एम थ्योरी है, एक डी थ्योरी है, एक बोसनियन थ्योरी है। तो ये बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट इक्वेशंस दे रखे हैं। हाँ, ठीक है। सब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो भी थ्योरी होगी उसमें हायर डायमेंशंस तो होंगे। हाँ, बट कौन सी थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल सब जगह होगी, इस पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या होगी? हाँ जी। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो मॉडल बनाया है 10 डायमेंशन का, इसको ऑब्जर्व सिर्फ 4 रियल डायमेंशन में कर पाएंगे, बाकी जो 6 डायमेंशन उसमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, दैट मीन्स कि अभी तक क्या होता था, जितनी भी थ्योरीज होती थी उन सब में एक फैक्टर होता है, उसको कहते थे फॉल्सिफाइबिलिटी। उसका मतलब क्या है कि वी शुड बी एबल टू प्रूव रॉन्ग अ थ्योरी। यस, बट
जो बाकी 6 dimensions हैं उनको तो मेजर कर सकते ही नहीं हो आप, बिल्कुल। यू कैन ओनली मेजर 3 dimensions। तो फिर आप प्रूव रॉन्ग कैसे करोगे? हाँ। तो फिर साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि जितनी भी हायर डायमेंशनल थ्योरीज हैं इनको कभी हम प्रूव रॉन्ग नहीं कर सकते। हाँ। नाउ अब उनमें रेस है। क्या रेस है? कि कौन सी थ्योरी जो है वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है एक फिनोमेना का इन द ऑब्जर्व डायमेंशंस। ठीक है, तो रेस हो रही है कि भाई इस थ्योरी की ये ऑब्जर्वेशंस हैं 3 डायमेंशंस में, विच वन, इसमें से कौन सी जिसकी ऑब्जर्वेशन सबसे क्लोज होंगी। तो वो रेस जो है वो चलती रहती है। हाँ। कि कभी एम थ्योरी जो है उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी क्लोज आती है, कभी स्ट्रिंग थ्योरी की ऑब्जर्वेशन ज्यादा क्लोज आती है, कभी जो है वो डी थ्योरी की ऑब्जर्वेशन क्लोज आती है। लेकिन आप किसी को प्रूव रॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कि उन 3 डायमेंशंस में कुछ रॉन्ग ना कर दें। बाकी जो अननोन डायमेंशन, जो हायर डायमेंशन, उसमें तो आप कभी चेक कर सकते नहीं हो। सो दे हैव टू मेक एन ऑब्जर्वेशन इन 3 डायमेंशंस व्हिच कैन बी प्रूवन रॉन्ग और बेटर देन अदर थ्योरीज। यस, ठीक है, वी आर टुगेदर। तो पुराणों में भी यही कहा गया है कि हमारा जो संसार है वो एक हायर डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, जैसे कि जो राजा हो गए सत्यजीत, जो ब्रह्मा जी हो गए, दे आर हायर बीइंग्स। जैसे कि चंद्रलोक है, चंद्रलोक क्या है? एक स्वर्ग लोक है। तो हम चंद्रलोक पर जाते हैं, हमें वहाँ पे कोई व्यक्ति मिलते नहीं है। वो कहाँ गए? जो शास्त्र में कहे गए, कहाँ पे मिलते हैं? तो हमें भी ये मानना पड़ेगा कि जो पुराण में कह रहे हैं वो, उसमें भी हमें फॉल्सिफाइबिलिटी का जो फैक्टर है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें जिनको हम गलत साबित नहीं कर सकते हैं। पर जो भी वो कह रहे हैं हमारे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के बारे में, वो एग्जैक्टली प्रिसाइज है। और उसमें एक फैक्टर है टाइम, बिकॉज टाइम को देखा जाए, टाइम जो है वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर जो है फॉल्सिफाई कर सकते हैं right. या वैलिडेट कर सकते हैं। हाँ जी। सो हम कह सकते हैं कि अगर पुराण गलत होते इन द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो वी वुड हैव फाउंड इट बाय नाउ। हमने इसको ढूंढा नहीं है। दैट मीन्स कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि पुराण जो कह रहे हैं बाकी डायमेंशंस के बारे में, वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट दैट। जैसे कि हम मॉडर्न साइंस में हम एक्सेप्ट करते हैं डिफरेंट थ्योरीज को बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन इन 3 डायमेंशंस, वी हैव टू डू द सेम थिंग फॉर पुराण। जैसे कि हम बाकी साइंटिफिक थ्योरीज में उनके 3 डायमेंशंस के बेसमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे हमें पुराण भी जो है उनके जो 3 डायमेंशंस हैं, स्पेस की प्लस जो टाइम की डायमेंशन है, उसके बेसिस पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं इसको एक लेमन टर्म्स में सिद्धार्थ समझाता हूँ, और आप मेरे को करेक्ट करना अगर समझ में कहीं गैप है। मेरे को जो समझ में आया है आज के कॉन्वर्सेशन से, वो ये समझ में आया कि कई सारे डायमेंशंस के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा जा चुका है, और बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। वो साइंस भी ये बात कर रहा है कि मल्टीपल डायमेंशंस हैं, 10 हैं, 11 हैं या 26 है, इस पे डिबेट चल सकता है, लेकिन मल्टीपल डायमेंशंस हैं। एक एडिशनल चीज जो हमारे पुराण कहते हैं वो ये है कि हायर डायमेंशंस में भी कोई बीइंग्स हैं, कोई एनर्जी है जो कि इन्फ्लुएंस करती है कि लोअर डायमेंशन में क्या है। ये चीज अभी साइंस नहीं कह रहे, लेकिन ये चीज हमारे पुराण कह रहे हैं। और जब हमारे पुराण 25 करोड़ साल पहले कोई बीइंग की बात करते हैं, तो वो उस हायर डायमेंशन के बीइंग की बात कर रहे हैं, जो कि हमें अभी नहीं समझ में आएगा शायद, लेकिन जब साइंस उन डायमेंशंस को ढूंढ लेगा और कोई माध्यम बना लेगा उन डायमेंशंस के अंदर क्या है ये जानने का, तो शायद भागवत पुराण की ये बातें भी सच्चाई प्रूव हो पाए। बिल्कुल आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके में समझाया और बिल्कुल सही बताया। तो उस समय का हमें इंतजार रहेगा। ये यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि साइंस शायद हायर डायमेंशन में कोई एनर्जी है या बीइंग है ये तो नहीं बता पाती, लेकिन एक चीज फिजिक्स जरूर कहती है कि हमें सब कुछ नहीं पता है। ये चीज़ साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, और जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो मिचियो काकू हो, चाहे वो और कोई बड़े साइंटिस्ट हो, हर कोई ये एक्सेप्ट करता है कि शायद हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं है, इसीलिए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आज भी हमारे हाथ में नहीं है। Exactly. क्या भागवत पुराण वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हमें देती है? ये समय के आने तक हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ अगर इतना एक पीस है जो कि ये वेरीफाई हो सकता है कि साइंस भी इसको वेरीफाई नहीं कर पा रही है और हम भी वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक ओपन क्वेश्चन है, तो हमारी बाकी सारी की सारी डिस्कशन सिद्धार्थ साइंटिफिकली प्रूव हो जाती है। हाँ जी। और जैसे कि एक बात मैं इस पे कह रहा था कि अभी मेरे को ये आइडिया अभी आपसे बात करते करते ही आया कि समय जो एक डायमेंशन है, वो एक डायमेंशन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने 3 डायमेंशंस में भी, मतलब 4th डायमेंशन में भी, और हायर डायमेंशनल वर्ल्ड में भी। और उस समय की डायमेंशन को हम चेक कर रहे हैं
कि जो भी समय की डायमेंशन में जो भी बातें कही गई हैं पुराणों में, वही बातें हमें इस संसार में देखने को मिल रही हैं। तो समय एक बड़ा ही अनोखा डायमेंशन है जिसके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पुराण जो है वो सत्य हैं कि नहीं है। हाँ, एंड इसके अलावा सिद्धार्थ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरे स्टडी में ये जो पूरा कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स का टॉपिक है, इसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज़ कौन सी आपने पढ़ी, जो जिसको पढ़ के आपको रिसर्च करते हुए भी ऐसा लगा कि यार ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ लिखा होगा? अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे शास्त्र जो हैं वो एक के बाद एक इतनी प्रिसाइज वैल्यूज देंगे जो कि मॉडर्न साइंस जो है वो अभी अभी ढूंढ पाई है। जैसे अगर आप सोच के देखें, आज से 200 साल पहले अगर कोई व्यक्ति इन शास्त्रों को पढ़ता और नंबर्स को पढ़ता तो वो क्या सोचता? आज से 200 साल पहले जितने ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे आए थे, जब उन्होंने इन नंबरों को पढ़ा तो वो जो है भारतीयों का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उस समय शायद एज अ सिविलाइजेशन ही हमारी समझने की कैपेबिलिटी नहीं थी, पूरे विश्व की कैपेबिलिटी नहीं थी। इवन जो विदेशी लोग थे उनके पास कहाँ इंस्ट्रूमेंट्स थे? उनके मुताबिक तो जो हमारा संसार है वो सिर्फ 6000 साल लंबा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो क्रिश्चियन फिलॉसफी को मानते थे, तो उनके लिए इतने लंबे लंबे नंबर्स तो कोई मतलब बनता ही नहीं था। तो वो तो सोचते थे ये तो सिर्फ जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने बाकी लोगों को अपने अंदर लेने के लिए ऐसे नंबर छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आज से 200 साल पहले अगर किसी ने ये शब्द ये अक्षर पढ़े, ये भागवत पुराण पढ़ा होता और ये नंबर पढ़े होते तो उनको भी विश्वास करने में बड़ा डाउट होता, दिक्कत होती। पर आज अभी जिस समय हम इस संसार में हैं, जिस समय इस विश्व में हैं, हम ऐसी जगह पहुंचे हैं कि लास्ट 20 सालों में रिसर्च ऐसी जगह पहुंची है कि हम भागवत पुराण के जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनको हम साइंस से मैच कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा ही स्पेशल पीरियड है, एक तरह से ये भगवान की बहुत कृपा है कि भगवान देख रहे हैं कि इस समय जो है लोगों को बहुत डाउट्स हैं हमारी वैदिक सभ्यता पे, वैदिक कल्चर पे, तो उन डाउट्स को हटाने के लिए दिस इज ए गिफ्ट, एक इनाम की तरह है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमारा भागवत पुराण में, हमारी सभ्यता में, भगवत गीता में हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे जो आचार्य हैं उनमें विश्वास बढ़ता है और हमारी इच्छा बढ़ती है कि भागवत पुराण में और क्या कहा गया है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं जब हम ऋग्वेद के डिस्कशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें दिखाई देती हैं, यूनिवर्स के बारे में, रियलिटी के बारे में। उस पर आपका क्या सोचना है जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है? बहुत अच्छी बात है। तो जो वेद है ना, वेद में से कहा गया है, जितने भी वेद हैं, जितने वेद के श्लोक हैं, उनमें से हमें सिर्फ 6% जो है अभी अवेलेबल हैं। 94% ऑफ वेदास आर ऑलरेडी लॉस्ट। वहाँ पर उनकी लिपि नहीं है। और वेदों को समझने के लिए बहुत ही लॉन्ग स्टडी से वी हैव टू गो थ्रू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टडी। तभी जो वेद हैं उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण ही वेदों को पढ़ें। क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण का अर्थ यही हुआ कि उन्होंने बहुत समय लगाया है अपने आप को ट्रेन करने में कि उसको समझ सकें, उसको पढ़ सकें। तो हमारे जो मेन आचार्य हैं व्यासदेव जी, उन्होंने पुराण और इतिहास इसलिए लिखे थे ताकि जो इस कलयुग में व्यक्ति हैं जो कि वेदों को ना पढ़ पाएं, समझ ना पाएं, उनको कैसे जो वेदों का सार है वो दिया जाए। जैसे कि गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। भगवान गीता में कह रहे हैं कि सभी वेदों का सार मैं हूँ और वेदों से सबको मुझे जानना चाहिए। तो वेदों का पर्पस क्या है? वेदों का पर्पस यह है कि हम भगवान से अपना रिश्ता बना सकें, और वो जो पर्पस है वो भागवत पुराण और पुराणों में बड़ी सरल भाषा में दिया गया है, क्योंकि जो वेद है उनको समझना बहुत मुश्किल है। वेदों में आप किसी भी एक श्लोक को बड़े डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं, डिबेट के बाद डिबेट, और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। परंतु हमें देखना चाहिए कि वेदों का निष्कर्ष क्या है। जैसे कि हमने कोई पेपर देखा, हम पेपर का पूरा पेपर स्टडी करें, लेकिन अगर उसके हम कंक्लूजन को अप्लाई ना करें तो हमने पेपर को रियली स्टडी किया नहीं किया। तो वेदों का जो सार है वो पुराण है, और पुराणों का सार ये है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना चाहिए, उजागर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। ये मेरी खुद की समझ बहुत आगे बढ़ी है, क्योंकि मैं भी ये कंपैरिजन सोचता रहता था अपने दिमाग में, बट इतने सटीक तरीके से बहुत सारे मेरे जो समझ में मिसिंग ब्लॉक्स थे वो आज पूरे हो गए। हाँ जी, I feel the same. I mean, you're very open-minded. It takes, इसको समझने के लिए we need a mind which is trained in science, और उसके अलावा they should be also open-minded कि science has something to give us to understand our scriptures.
सिद्धार्थ, इस तरह के और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से राइट भागवत पुराण और क्या क्या हमें बता रहा है, इसके ऊपर और भी डिस्कशंस करेंगे। आज मेरे ख्याल से एक ओपनिंग एपिसोड था हमारा, ये समझने के लिए कि क्या कितनी एक्यूरेसी से भागवत पुराण हमारे ओरिजिन, लाइफ और रियलिटी के बारे में बात करता है। इसको और आगे लेकर के जाएंगे सब्सिक्वेंट पॉडकास्ट में। हाँ जी। तो बहुत मज़ा आया सिद्धार्थ जी आपके साथ ये बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपके साथ दोबारा और डिटेल में और कई सारे टॉपिक्स के ऊपर डीप डाइव करेंगे साइंटिफिक लेंस से। श्योर। थैंक यू। ग्रेटफुल।